सभी का स्वागत है शाइनिंग स्टार्स विद सावित्री में। नमस्कार मित्रों, एक बात कहना चाहती हूँ कि आसमान में एक ध्रुव तारा अपनी अलग पहचान बनाता है। इत्र की एक बूंद भी वातावरण को सुरभित और सुगंधित कर देती है। निराशा के दलदल में आशा का कमल खिलता है। वैसे ही उम्मीदों व आशाओं का सवेरा लेकर एक शक्ति मलकापुर जैसे छोटे शहर में आई और परिवर्तन की बयार बहने लगी। वे हैं अद्भुत अद्वितीय महिला बसंती देवी संचेती। और मैं आपको बता दूं, हम हमारे कार्यक्रम में उन्हें ही आमंत्रित करते हैं जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी है, समाज के लिए एक प्रेरणा पुंज बनकर आए हैं। शिक्षा क्षेत्र में बीएससी पूरा हुआ ही था कि बसंती जी विवाह बंधन में बंध गई। भरा पूरा संयुक्त परिवार, जहां बुजुर्गों का आशीर्वाद था तो बच्चों का बहुत सारा प्यार, बहुत सारा स्नेह और बहुत सारा सम्मान भी था। लेकिन करनी को कौन, भाग्य को कौन बदल सकता है। अभी तो संभली भी नहीं थी कि सासू जी हाथ छोड़कर, साथ छोड़कर चली गई। नाजुक कंधों पर इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी आ गई। लेकिन कहते हैं ना कि संघर्ष की कसौटी पर तपकर जो निखर कर आ जाता है, ऐसी बसंती जी, इन्होंने जेनोलॉजी में डिप्लोमा किया, बीए किया और साथ ही तत्व ज्ञान में भी डिप्लोमा किया। ये सारी पढ़ाई इन्होंने परिवार की जिम्मेदारियों के साथ की। आपके पितृतुल्य ससुर जी श्री रानीदान जी संचेती, जिन्होंने 30 वर्षों तक मलकापुर संघ के अध्यक्ष एवं 10 वर्षों तक स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के विभागीय अध्यक्ष पद को सुशोभित किया, उनकी प्रेरणा से आपने आध्यात्मिक व सामाजिक क्षेत्र में पदार्पण किया। महिलाओं में जागृति लाने के अनथक प्रयास किए व सिद्ध कर दिया कि छोटे कस्बों की महिलाओं में भी अपार क्षमता व शक्ति होती है। बस उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत है। आइए हम देखते हैं बसंती जी के कार्यकलापों की यात्रा। आइए आपका परिचय करवाते हैं एक अच्छी लेखिका, वक्ता, गायिका, मंच संचालिका, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वाध्यायी एवं सुदृढ़ गृहिणी से। पहले जान लेते हैं वे संस्थाएं जिनसे आप जुड़ी हैं, वह पदभार ग्रहण किया तथा जिसे बखूबी निभाया। आप अखिल भारतीय स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस की 2004 से 2006 तक महिला अध्यक्षा रही। श्री जैन महिला मंडल मलकापुर की आप अध्यक्षा रही। भारतीय जैन संगठना बुल्ढाना की आप जिला अध्यक्षा रही। सेठ बिंजराज जुगराज संचेती लोक सेवा ट्रस्ट मलकापुर की आप सदस्या एवं श्री सार्वजनिक वाचनालय मलकापुर की भी आप सदस्या हैं और कार्यभार देखती हैं। इनके अलावा लोकमत सखी मंच मलकापुर 2 वर्षों तक आप अध्यक्षा का आपने कार्यभार संभाला। भगवान महावीर निवासी मूक बधिर विद्यालय, ये सब वो हैं जो आपके संचालन में मलकापुर में चल रहे हैं बहुत सफलतापूर्वक। जैसे कि मूक बधिर विद्यालय, मतिमंद बालक प्रशिक्षण केंद्र, मूक बधिर विद्यालय वसति गृह, महिला सिलाई स्कूल, महिला गृह उद्योग एवं कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, ये सभी बहुत सफलतापूर्वक मलकापुर में चलायमान है। विशिष्ट पुरस्कार एवं सम्मान जिनसे आपको नवाजा गया वो हैं समाज सेवा के लिए राज्य स्तरीय गौरव पुरस्कार परभणी,
जिनेंद्र की आवाज इंदौर से गौरव पुरस्कार, मैत्री चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली की ओर से श्रुति निधि पुरस्कार, मिलिट्री स्कूल बुल्ढाना से आदर्श महिला पुरस्कार, तिलोक रत्न जैन स्वाध्याय संघ से उत्कृष्ट स्वाध्यायी पुरस्कार, सकल संघ मलकापुर की ओर से मलकापुर भूषण का पद आपको दिया गया। इसके अलावा अन्य अनेक पुरस्कार हैं, लेकिन कुछ विशेष पुरस्कारों का मैंने यहाँ उल्लेख किया है। तो आइए हम मुलाकात करते हैं ऐसी ही एक समाज सेवी विशिष्ट महिला से, जिन्होंने बहुत बड़ा अपना नाम और अपना काम बनाए हैं। नमस्कार बसंती जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सावित्री जी, कैसे हैं आप? बस एकदम ठीक हूँ। आपने याद किया, बहुत खुशी हुई। अरे याद मैं रोज करती थी, आपको टाइम ही कहाँ है। इतनी समाज सेवा, नारी उत्थान, बड़ा सारा परिवार, इन सब में उलझी हुई आपको बुलाना भी मेरे लिए एक उपलब्धि है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपसे मैं बात कर पा रही हूँ। और मुझे भी बड़ी खुशी है कि मैं एक ऐसी शख्सियत से बात कर रही हूँ जो सचमुच में हमारे शो के लिए शाइनिंग स्टार है। तो बात हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बात जानना चाहती हूँ, आप देखिए धमतरी से मलकापुर आई शादी के बाद, बीएससी आपने किया और फिर आप मलकापुर आ गई। बड़ा भरा पूरा परिवार था, बड़ों की छत्र छाया आशीर्वाद था, बच्चों का स्नेह था, इतना प्यार ही प्यार था। लेकिन समय एक सा नहीं रहता। बीच में ही सासू माँ चली गई और आपके कमजोर कंधों पर, क्योंकि नई नई बहू थी, आपके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई और आपने बखूबी संभाला उन सबको। तो ऐसे समय में कैसे आपने इतना बड़ा कार्य कर लिया, इतने बड़े परिवार को एक दबंग महिला बनकर सबको अपने साथ लेकर चली? तो इसमें क्या कठिनाइयां आई, आपने क्या सोच उसमें रखी, कैसे आपने ये सब किया? पहले मैं परिवार के बारे में जानना चाहूंगी। सावित्री जी, जैसा कि आपने भी बताया और पता चला कि मैं एक संयुक्त परिवार से निकलकर एक संयुक्त परिवार में आई थी जी। धमतरी में जहां से मैं आई, हम राजस्थान के रहने वाले थे और एक बहुत बड़ा संयुक्त परिवार, 10 भाई बहनों में सबसे छोटी बहन थी। बहुत कुछ उतार चढ़ाव वहां भी देखा और किस तरह किसी समस्या का समाधान हो सकता है ये मैंने समझने का प्रयास किया था। और मेरी पढ़ाई बीएससी तक होने के बाद जब शादी होकर मैं आई मलकापुर, तो ये भी बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था। और दादा सा, दादी सा, ससुर जी, सासू माँ, सबके प्यार को मैंने जो पाया एक बहुत बड़े संयुक्त परिवार में, मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। परंतु वैवाहिक जीवन के मेरे प्रारंभिक काल में ही बहुत जल्दी सासू माँ का वियोग हो गया। ये बहुत दुखदायी घटना थी। परंतु घर में थे, दादी माँ थी, दादाजी थे, ससुर जी थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह संभाला और मार्गदर्शन दिया कि मुझे किस तरह इस बड़े परिवार को मुझे चलाना है। छोटे छोटे देवर ननद थे, हम उम्र भी थे, सबने मेरा साथ दिया, सबने मेरी सारी समस्याओं का सम्मान किया, समाधान किया। मैंने उन्हें स्नेह दिया, उन्होंने मुझे सम्मान दिया। और किस तरह यह संयुक्त परिवार का बोझ मैंने बोझ समझा ही नहीं। मैंने तो एक अपनी जिम्मेदारी समझी और सबके सहयोग से किस तरह यह समय पंख लगाकर निकल गया पता ही नहीं चला। सबने मोटिवेशन दिया और मैं हमेशा उत्साह से परिपूर्ण रही। साथ ही साथ ससुर जी का इसमें संयुक्त परिवार की एकता बनाने में बहुत बड़ा हाथ था। फिर तो क्या 5-6 साल के बाद एक देरानी, फिर दूसरी, तीसरी, इस तरह 6 देरानियों का पदार्पण हुआ और सबने मिलजुल करके किस तरह घर की जिम्मेदारी हमने उठाई,
मैं तो ये बयान भी नहीं कर सकती हूँ, परंतु मेरे शादी के 21 वर्ष बाद ही पतिदेव का जो वियोग हुआ वह मेरे लिए बहुत आकस्मिक घटना थी। मैं पूरी तरह से टूट गई थी। परंतु ये परिवार के ही लोग थे, संयुक्त परिवार के लोग, जिन्होंने मुझे संबल दिया, मुझे संभाला। ससुर जी ने मुझे अध्यात्म से जोड़ने का कार्य किया। और सबसे बड़ा उपकार मानती हूँ उस समय में मरुधर ज्योति श्री मणिप्रभा जी महाराज साहब, जो मलकापुर से विहार करके 30 किलोमीटर आगे जा चुकी थी, और जब उन्हें यह समाचार मिले वे पुनः लौटकर मेरे पास आई। तो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य था कि साध्वी जी महाराज साहब जो आगे बढ़ रही थी पुनः पीछे लौटकर आई कि आज मुझे उनकी जरूरत है। और उन्होंने जो मुझे अध्यात्म की ओर मोड़ा, मुझे कर्मवाद के सिद्धांत समझाए, मेरा जीवन ही बदल गया। और इसमें सबसे बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ससुर जी श्रीमान बाबू साहब ने, और जो मुझे मार्ग दिखाया, दादी साहब ने भी पूरा सहयोग दिया, परिवार ने पूरा सहयोग दिया। सावित्री जी, मैं तो यही कहूंगी कि यह एक संयुक्त परिवार ही था कि मैं टूटने से बच गई, क्योंकि परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमने जो कुछ भी बोया, मैंने बोया, परंतु प्रकृति का नियम है कि एक बीज जब डाला जाता है तो 1000 बीजों के रूप में वो पल्लवित होता है। मैंने भी थोड़ा बोया पर 1000 रूप में उसे पाया है। तो मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं है कि मैंने कोई नहीं उठाई है। ये तो आ गया। और आप सबकी माँ बन गई। सबकी माँ बन गई। और कहते भी है ना कि भगवान हर जगह नहीं रह सकता था, इसलिए उसने माँ बनाई, और इसलिए उसने आपको इस परिवार को संभालने के लिए भेजा। बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत मानसिक रूप से तैयारी चाहिए। आपसे ये चीज अगर हम सीख सके और समाज सीख सके तो परिवार की टूटन ही खत्म हो जाए। बहुत अच्छी बात आपने कही। और एक बात ये बताइए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालते संभालते भी आप सामाजिक जीवन में चली गई, नारी उत्थान के लिए आपने बहुत किया। अरे परिवार को तो संभालो और पूरे शहर को संभालने चली गई आप, और दोनों जगह उतनी काबिलियत से, उतने ही जोश खरोश से। तो ये कैसे आपने किया कि खुद इतना व्यस्त होकर भी बाहर भी आपने इतने झंडे गाड़ दिए? ऐसी तो कोई बात नहीं है सावित्री जी, परंतु देखिए, जहाँ रुचि होती है तो हर करना संभव होता है। मुझे बचपन से रुचि थी पढ़ने की, लिखने की, लेखन कार्य की, वक्तृत्व की, गायन की, हर चीज में रुचि थी। और उस रुचि को ही लेकर के मैं ससुराल में आई। यहाँ वातावरण कुछ अलग था, लगे मुझे संभालने में, समझने में, परंतु परिवार ने मौका दिया, परिवार ने सहयोग दिया। और सबसे भूमिका मेरे पतिदेव की रही। वे डायरेक्टर तो मेरे थे, परंतु श्रेय कभी नहीं लिया। हमेशा मुझे गाइड करते रहे कि तुम्हें क्या करना है। उन्होंने जो मुझे मार्गदर्शन दिया मैं उसे कदापि भूल नहीं पाऊंगी। और साथ ही साथ परिवार का जो था, एक ऐसी घटना बनी सन 1972 की बात बताऊंगी मैं, कि जब मोरारजी देसाई जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उस समय में प्रधानमंत्री पद पर नहीं थे। इंडिकेट के जब चुनाव हुए तो मोरारजी देसाई, चूंकि बाबू साहब मेरे ससुर जी राजनीति में थोड़ा सा दखल रखते थे, तो मोरारजी देसाई का हमारे घर पूरे 24 घंटे एक दिन रात रुकने का मौका लगा। और क्योंकि एक दिन रात पूरे थे तो सबसे वार्तालाप, बातचीत, सब कुछ हुई। और मेरा भी उनके साथ परिचय हुआ, बातचीत हुई। जब वे मलकापुर से जाने लगे उस समय उन्होंने से ससुर जी से एक बात कही कि आपकी बहू में प्रतिभा है, उसे आगे बढ़ाना। एक ही हो सकता है उनके दिमाग में यह बात रह गई हो। और जब भी मौका लगा, सन 1985 में 86 में अर्चना श्री जी महाराज साहब का चातुर्मास हुआ, उस समय महिलाओं को बहुत आगे आने का मौका मिला। बताऊं कि जैन साधु संत जितने भी होते हैं, समाज को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत भूमिका होती है। और उनके चातुर्मास के बाद हम कुछ महिलाओं ने मिलकर के जैन महिला मंडल की स्थापना की।
मुझे, मेरा एक स्वप्न था कि क्या जो इंटरनेशनल संस्थाएं होती हैं वे ही हाँ, इतने कार्य कर सकती हैं? क्या सामान्य जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं वे ऐसे बड़े तौर पे काम नहीं कर सकती? और मुझे था कि नहीं, कर सकती हैं। हर स्त्री में प्रतिभा है, हर किसी में प्रतिभा है, उसको निखरने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पर हमने जो स्थानीय जैन महिला मंडल की स्थापना की, हमने सिर्फ धार्मिक कार्य ही नहीं किए, धार्मिक हाँ, साथ शैक्षणिक, वैद्यकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक सारे कार्यक्रम हुए। और अच्छा, बहुत अच्छी तरह महिलाओं ने सहयोग दिया, समाज ने सहयोग दिया, परिवार ने सहयोग दिया। सभी को हमारे जैन महिला मंडल के कार्यक्रम इतने पसंद आए कि उन्होंने हाँ, कभी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई। हम भी मर्यादा में रहकर जो मलकापुर के समाज के योग्य है वैसे ही कार्य करके हमने महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। बहुत कुछ कार्यक्रम लिए, और आपको कार्यक्रमों के विषय में तो क्या बताऊं मैं और कितना बताऊं। सामाजिक क्षेत्र में भी, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, उसमें भी अच्छे अच्छे चातुर्मास में महिलाओं को, बच्चों को पढ़ाने के लिए शिविर, वैद्य के कैंप बहुत लिए हमने। और अभी कुछ दिनों पहले ही हमारा कैंसर निदान रोग का एक शिविर हुआ था, बहुत अच्छा सफल शिविर रहा। उसके अच्छा, जो नी ब्रेस बिठाने का, कि जिनके पांवों में, घुटनों में तकलीफ है, बहुत बड़े स्तर पे ये भी शिविर लिया। ऐसे कई शिविर हुए। और साथ ही साथ एक शिविर जो महत्वपूर्ण रहा, वो हमने जो हैंडीकैप बच्चे, मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, उनके लिए हमने एक बहुत बड़ा शिविर लिया। और अच्छा, शिविर के बाद ही जो एक कल्पना बनी कि किस तरह इन बच्चों के लिए कार्य किया जाए, हमने आगे कार्य किया। तो इस तरह महिलाओं के वाह, लिए काफी कार्य, ये कोई मेरे अकेली के बलबूते पे नहीं हुआ, परिवार का पूरा सहयोग, मेरे देरानियों का पूरा सहयोग, और साथ ही साथ सकल संघ का सहयोग। उसके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। जो कहते हैं कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, मैं भी यही कहूंगी कि नहीं, सच्ची अकेली बात का है। कार्य नहीं है, सभी ने अकेला मिलकर। चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये बात सच है। लेकिन ये भी बहुत सच बात है कि इरादे जिनके मजबूत और मस्त होते हैं, उनके इम्तिहान भी जबरदस्त होते हैं। जबरदस्त इम्तिहानों से आप निकली हैं। सोने को जैसे तपाया जाता है, वैसे आप तप कर बाहर आई। और इतना काम आपने किया, सिर्फ धार्मिक ही नहीं, सामाजिक ही नहीं, बल्कि मैंने जब सुना कि मतिमंद, मंद बुद्धि के बच्चे या दिव्यांग बच्चे, इनके लिए भी आपकी महिला मंडल ने इतना कार्य किया और उन्हें पैरों पर खड़ा कर दिया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कितने लोगों की दुआएं आप लोग बटोर रहे हैं। और कहते हैं ना, कर्म का फल तो मिलता ही है। तो इतने सारे कर्मों की पोटली आपने बांध ली, हमारे लिए भी तो कुछ छोड़ो। लेकिन मैं पूछती हूँ, मतिमंद बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए आप लोग क्या कार्य कर रहे हैं? ये जो मतिमंद बच्चों की स्कूल की स्थापना की जो एक संकल्पना मन में आई, एक ऐसा प्रसंग बना। एक बार हाँ, मैं जयपुर जा रही थी और ट्रेन में मेरे साथ मलकापुर की एक महिला महेश्वरी समाज से थी। वो अपने 12 वर्ष के मेंटली रिटार्डेड बच्चे को ले जा, शेगांव स्कूल ले जा रही थी। वो अच्छा, 7 बजे जाती थी ट्रेन से और 5 बजे उस बच्चे को लेकर आती थी। हम पास पास में बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि भाभी जी, जैन महिला मंडल की तरफ से इतने इतने कार्यक्रम लेते हो, तो ऐसे बच्चों के लिए भी कोई कार्यक्रम लीजिए। देखिए, हम माओं को कितनी तकलीफ होती है कि मैं रोज सुबह जाती हूँ यहाँ से 100 किलोमीटर, और पढ़ाई पूरी होने के बाद बच्चे को 100 किलोमीटर लेके आती हूँ। मुझे वो बात उनकी छू गई। और घर आने के बाद मैंने यही सोचा कि क्यों न जो आगे का हमारा कोई कार्यक्रम हो, इससे संबंधित हो। विचार विमर्श हुआ परिवार के साथ, महिलाओं के साथ। हमने अच्छा, पूना से, नागपुर से, अकोला से, जलगांव से बड़े बड़े साइकेट्रिक डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर को बुलाया। और आसपास के गांवों से, मलकापुर से, पूरे बुल्ढाना जिले के करीब 200 बच्चे का परीक्षण हाँ, हुआ। ओ, परीक्षण होने के बाद मेंटली रिटार्डेड काफी बच्चे थे, और मैंने भी इतिश्री मान ली कि कार्यक्रम हमारा सफल हुआ। कुछ दिनों के बाद मेरे पतिदेव ने कहा कि तुमने इतने बच्चों के लिए क्या किया? जो घर में छुपे बैठे थे, सिर्फ बाहर लाने का कार्य किया। हाँ,
ये कोई कार्यक्रम लो तो ये इतना कैंप लेने का मतलब है। मैंने कहा क्या ले सकते हैं? तो बोले इन बच्चों के लिए स्कूल खोलो। मैंने कहा कैसे? हम तो इतने स्कूल। सक्षम नहीं है कि हम इनके लिए स्कूल खोल लेवे। समस्या ससुर जी के सामने गई। उन्होंने एक ही शब्द मुझसे कहा कि समाज में कार्य करने वालों की कमी है, दानदाताओं की कमी नहीं है। ओहो। तुम्हें क्या चाहिए? स्कूल के लिए क्या चाहते हो? अगर तुम कर सकते हो तो इस काम में आगे बढ़ो। हमारा जो एक संचेती ट्रस्ट है, बीजराज जुगराज लोक सेवा ट्रस्ट, उस ट्रस्ट की तरफ से मैं तुम्हें 3 साल तक फ्री खर्च देने को तैयार हूँ। 3 साल अर्निंग करो कि तुम आगे स्कूल चला सको। और उनका मुझे मिला। उसके बाद उन्हीं दिनों में पतिदेव का देहांत हो गया। कुछ दिनों के लिए कार्य स्थगित हुआ, परंतु उसी वर्ष मंजूश्री जी महाराज साहब का चातुर्मास था और उसमें महाराज साहब की प्रेरणा से इस स्कूल की स्थापना हुई। सन 1991 में इस स्कूल की स्थापना हुई। सिर्फ 7 बच्चों से प्रारंभ हुई यह स्कूल। आज 70 बच्चे इस स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और उसके साथ 4 साल के बाद हमने डीफ एंड डम बच्चों की स्कूल खोल ली। गवर्नमेंट नहीं था, परंतु महिला मंडल ने, ट्रस्ट और समाज के उदार मना लोगों ने, सकल संघ ने जो सहयोग दिया वो एकदम सराहनीय कदम था। मैं तो यही, सिर्फ आगे आने की जरूरत है। पीछे से हमें संभालने वाले बहुत लोग बैठे हैं। अनेक दानदाताओं में सिर्फ मलकापुर के दानदाता ही नहीं, मैं बनकर जाती हूँ और मैं जहां जहां स्वाध्यायी बनकर गई, लगभग 5-10 सालों तक, जब तक ग्रांट नहीं आया था डीफ एंड डम को, एक व्याख्यान में मैं बात न रखती थी और समाज की तरफ से मुझे उन बच्चों के लिए योगदान मिल जाता था। इस तरह हमारी स्कूल आगे बढ़ती रही। और अगर आपको याद होगा तो मैं आपको याद दिलाऊं सावित्री जी कि जब ट्रेड में हमने कवि सम्मेलन भी लिया था और आप भी उसमें आई थी, और उस कवि सम्मेलन से जो चैरिटी शो से जो मुनाफा हुआ था वो स्कूल के लिए एक फंड हमेशा के लिए जमा हो गया और उस फंड से हमारी स्कूल आज भी आगे बढ़ रही है। बहुत अच्छा कार्य जैन महिला मंडल चला रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। बहुत अधिक खुशी होती है हमको उन बच्चों के लिए सेवा करने में। सभी महिलाएं उसमें कार्यरत हैं, सभी सेवा देने को तैयार हैं। टीचर हैं, अच्छे टीचर, अच्छी शिक्षिकाएं, और सबसे बड़ी बात जो बाकी पेपर वर्क या और कुछ काम होता है उसमें मेरे देवर श्रीमान अमरचंद जी संचेती का भी बहुत बड़ा सहयोग मुझे मिलता है। अच्छा, अरे वाह। तो ये बताइए बसंती जी, ये बच्चे रहते कहाँ हैं? ये लोग तो रोज आ जा नहीं सकते, तो ये लोग रहते कहाँ हैं? और दूसरा, इनके भोजन पानी की व्यवस्था, और जैन महिला मंडल की सदस्याएं ही उनको हेल्प करती हैं क्या, उनको पढ़ाने लिखाने, उनको खड़ा करने में? देखिए, जैन महिला मंडल की सदस्याएं पढ़ाने लिखाने में मदद नहीं करती है। हमारा स्कूल का स्टाफ है, ट्रेन टीचर है जो आते हैं। अगर कोई ट्रेन नहीं है तो हम ट्रेनिंग के लिए उनको भेजते हैं पूना, और ट्रेनिंग के लिए आते हैं, उसके बाद वो बच्चों को पढ़ाते हैं। डिफ एंड डम बच्चों को पढ़ाने के लिए तो ट्रेंड ही टीचर चाहिए। कि जो मेंबर्स हैं वो उनसे कहते हैं कि भाई अगर आपका मैरिज डे है, आपका बर्थडे है, तो उस दिन आप केक वगैरह काट करके और पार्टी देके अपना पैसा खर्च करती हो, तो इन बच्चों के लिए व्यय करो, उस दिन इन्हें खाना खिलाओ। तो इस तरह महिलाएं बहुत जल्दी सभी उससे जाती हैं। और लोकल जो बच्चे हैं उनके लिए तो हमारे यहाँ बस है, बस की सुविधा रखी हमने। बच्चों को बस लेकर आती है। परंतु जो बाहर गांव के बच्चे हैं उनके लिए फिर लगभग स्कूल शुरू होने के 10 साल बाद हमने हॉस्टल का कार्य किया, और करीब 30-35 बच्चे हमारे हॉस्टल में हैं, जिनके, क्योंकि डीफ एंड डम को ग्रांट मिल चुकी थी और हॉस्टल भी हमारा सुचारू रूप से चलता है। और एक विशेष बात इसमें ये है कि जैन भोजन किस तरह का बनना चाहिए, उन बच्चों को प्रार्थना आदि हमारी प्रारंभ में होती है और उससे भी हम उन्हें अवगत कराते हैं। मैंने सुना है महावीर स्वामी की जय बोलकर ही आप कार्यक्रम शुरू करते स्कूल का। ये बहुत बड़ी बात है। जैन लोगों के द्वारा अगर ये चल रहा है तो ये स्वाभाविक है।
सवाल ही नहीं। यानी बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कार भी देने का काम आप लोग करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने पेपर में पढ़ा था कि मलकापुर में, यानी इतने शहर हैं, जगह जगह बहुत काम हुए, लेकिन कोरोना टाइम में मलकापुर ने ऐसा इनिशिएटिव लिया कि कोरोना तक को मात कर दिया। बहुत से गरीबों ने फायदा उठाया। तो इसमें महिला मंडल, आपका परिवार या आपके जन, इन सब का कितना सहयोग रहा और क्या क्या किया आपने? देखिए, महिला मंडल ने और जो हमारा संचेती लोक सेवा ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट की तरफ से, परिवार की तरफ से कोरोना काल में बहुत सारे कार्य किए गए। अच्छा। जो हमारा ट्रस्ट है उसकी तरफ से तो लगभग 1.5 से 2 महीने तक प्रतिदिन 75, 80, 200, गिनती बढ़ते बढ़ते 200 तक चली गई थी कि ऐसे भोजन दिया जाता था। अच्छा। स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और नुक्कड़ पे, जहां भी ऐसे लोग हैं जिन्हें खाने पीने की सुविधा नहीं है, उनको फ्री वितरण किया जाता था। महिला मंडल ने जो कार्य किया, महिला मंडल ने हमारे समाज के साधर्मी भाई, जिन्हें कभी परिवार में जिन्हें कोरोना हो गया और उनको दिक्कतें आई, ऐसे परिवार को आर्थिक मदद देने का कार्य जैन महिला मंडल ने किया। और हम भी भोजन के कार्यक्रम में जुड़ गए थे कि ठीक है, इसमें सहयोगी हम भी बनेंगे। और परिवार ने तो खैर बहुत कुछ कार्य किया है, उसके लिए कुछ बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि कोरोना काल में हमारे परिवार ने जैसे जरूरतमंद लोगों के लिए कितना कार्य किया। यह सब परिवार की मैं सराहना करूंगी कि परिवार ने उनकी चिंता को अपनी चिंता समझा। अच्छा। जो हमारे मातहत कार्य करने वाले लोग थे या अन्य भी जो थे, उनके लिए क्या किया जा सकता है, ये हमने जरूर विचार किया। क्या बात है, क्या बात है। बंबई में भी हमारा कार्य चलता है। मेरे 2 बेटे 3 बेटे वहां रहते हैं। तो वहां पर भी, बॉम्बे में भी बच्चों ने बहुत अच्छा कार्य किया। अरे वाह। को भोजन वितरण का कार्य वहां भी हमारी तरफ से चलता है। अच्छा। तो ये तो परिवार के बड़ों के, बुजुर्गों के संस्कार है सावित्री जी, कि छोटे छोटे बच्चे में भी ये भावना है कि कैसे किसी की मदद की जाए। कितनी बड़ी बात है। मंजिल उन चरणों को मिलती है जो थकने का नाम नहीं लेते, जो दृढ़ निश्चय लेकर चलते हैं, पथ में विश्राम नहीं लेते। आपने कभी रुकना और झुकना सीखा ही नहीं। तो इंजन जब मजबूत होता है तो पीछे डब्बे अपने आप चलते रहते हैं, एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। चलिए, ये तो आपके सब सेवा के काम थे। मतिमंद बुद्धि या जो मंद बच्चे होते, सुनते नहीं या कुछ ऐसे में, मुझे एक बात याद आती है, किसी ने बच्चे से पूछा, भाई जिसको सुनाई नहीं आता उसको क्या कहते हैं? जिसको सुनाई नहीं आता उसको क्या कहते हैं? तो बच्चे ने कहा, उसको तो कुछ भी बोल दो, सुनता ही नहीं है। तो कहीं कहीं उसमें से भी जोक निकल आते हैं। लेकिन अब मैं आपकी इतनी सारी उपलब्धियों को मैं देख रही थी, इतने सारे आपके मेडल, इतने शील्ड, इतने सम्मान पत्र, बाप रे, एक महिला इतना कुछ बटोर सकती है, ये बहुत बड़ी चीज है। अब आप ये बताइए कि आप ऑल इंडिया स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली से राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा निर्वाचित हुई, तो आपने उस समय अध्यक्षता में क्या क्या काम किया महिलाओं के लिए, या क्या सोचा कि उत्थान होना चाहिए महिलाओं का? देखिए सावित्री जी, मैं ऑल इंडिया स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस की महिला अध्यक्ष बनी। मेरे लिए तो ये एक स्वप्न ही था, मैंने कभी सोचा नहीं था। शायद कोई पुण्य उदय में आया था कि जो उस समय 2004 में जो अध्यक्ष थे श्रीमान सुवालाल जी बाफना, उनकी तरफ से ससुर जी को फोन आया कि हम आपकी महिला अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। अच्छा। ये किसी प्रकार का परिवार की ओर से, मेरी तरफ से कोई प्रयत्न नहीं था। घर बैठे एक इतना बड़ा पद मुझे मिला। तुम्हारी पुण्याई का उदय है, इसमें हम कोई भी रुकावट नहीं डालेंगे और तुम इस कार्य को संभालो। मेरी इच्छा कम थी। बेटों ने कहा कि मम्मी, आपको गाइड करने के लिए दादाजी हैं, फिर आप क्यों चिंता करते हो?
ओहो। और इस तरह मैंने वो कार्य संभाला। जो जैन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता में जो महिला अध्यक्ष के कार्य होते हैं, कॉन्फ्रेंस की अपनी अपनी योजनाएं होती हैं। हमारा विशेष कार्य होता है कि हम साधु संतों के साथ संपर्क करें और उनकी किसी समस्या है अगर तो उसका हम समाधान करने की कोशिश करें। मैंने भी अपने कार्यकाल में बहुत से साधु संतों के दर्शन करने के लिए मैं दिल्ली गई, रायपुर गई, मैं न्यू बॉम्बे आई, हैदराबाद गई, ठाणा गई, उसके बाद यहाँ पर सिल्लोड, नांदगांव, औरंगाबाद, शोलापुर, सब तरफ छोटे छोटे गांवों में भी मेरा जाने का मौका। औरंगाबाद में तो हमने बहुत बड़ा महिला अधिवेशन लिया था, पूरे भारत से महिलाएं वहां आई थी। अखिल अधिवेशन था तो आई ही थी, और उसमें कई समस्याओं का, जो उस समय की समस्याएं थी, उनके ऊपर हमारी बातचीत हुई। एक कार्य जो विशेष रूप से इस मेरे कार्यकाल में किया गया, उस समय अगर आपको याद होगा तो सन 2004 और 5 में हमारे टीवी सीरियल में नारी के रोल को इतना चरित्रहीन बताया गया था कि बहुत, हर सीरियल में, चाहे वो कसौटी की जिंदगी की या जो भी सीरियल चल रहे थे, कि नारी का कोई चरित्र ही नहीं था। 1, 2, 3, 4 शादियां करने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं था। और मेरे दिमाग में आती थी ये बात कि क्या भारतीय नारी इतनी पथभ्रष्ट है, इतनी चरित्रहीन है कि अच्छे अच्छे परिवारों की महिलाओं को इस तरह दिखाया जा रहा है। हमने विचार विमर्श किया और मैंने पूरे भारत में हर जोन में, हर क्षेत्र में जहां हमारी अध्यक्षाओं की नियुक्ति थी प्रांतीय की, वहां एक लेटर भेजा और मैंने एक लेटर बनाया राष्ट्रपति जी के नाम। उस समय राष्ट्रपति थे हमारे अबुल कलाम जी। उनको हमने एक लेटर लिखा और सभी महिलाओं से निवेदन किया कि लगभग इसी डेट को ये लेटर हमारा दिल्ली पहुंचना चाहिए। पोस्ट वितरित किए गए। करीब, मैं आपको बता दूं कि 8 से 10 हजार पोस्ट कार्ड हमारे 3 दिनों में दिल्ली पहुंचे। ओहो, अच्छा। हमने यही लिखा था कि जो नारी का चरित्र दिखाया जा रहा है, वास्तव में भारतीय नारी ऐसी नहीं है, उसके ऊपर विचार किया जाए। ऐसे सीरियल क्यों बनते हैं? और मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे राष्ट्रपति जी का वापस लेटर मिला था, उनके जो सेक्रेटरी थे उनके हाथ से लिखा हुआ, कि आपके पत्र मिले, आपका पत्र मिला, धन्यवाद, विचार किया जाएगा। एक ही लाइन थी, पर राष्ट्रपति जी का मुझे उस समय पत्र मिला था। ये बहुत खुशी की बात थी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। आपका पत्र पहुंचा, उनका जवाब भी आया, और ये बहुत बड़ी बात है। आपने इतनी अच्छी बात सोची। अगर आज सब महिलाएं खड़ी हो जाए तो ये जो केसेस हो रहे, इतना रेप केस, इतना अपहरण, इतना महिलाओं को नीचा किया जा रहा है, ये शायद बंद हो जाए। लेकिन हम सबको आवाज उठानी जरूरी है, और ये इनिशिएटिव आपने लिया और आपने पहला कदम रखा है। जरूर उसके पीछे पूरा समाज चलेगा, पूरा देश चलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। अच्छा, एक चीज और मुझे याद आई, आप इतना करने के बाद स्वाध्यायी बनकर पूरे देश में जाती रहती 25 सालों से। और सबसे बड़ी बात देखिए, बहुत खुशी की बात यह है कि आपके जीवन के मध्य में जीवन साथी आपसे बिछुड़ गए। कितनी वेदना, कितना दुख, कितना पश्चाताप रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन उसमें आपने अपने आप को संभाला और पूरे समाज को समर्पित कर दिया। आज उनकी आत्मा, भाई साहब की आत्मा जहां भी होगी, कितना उनका आशीष आपको मिलता होगा, कितनी शुभकामनाएं मिलती होगी। वरना एक बार अगर ऐसा घट जाए तो महिलाएं सोचती है अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, हार जाती है, हिम्मत छोड़ देती है। लेकिन आपको नमन है, आपको सलाम है मेरा। ऐसी महिलाएं समाज में बहुत बड़ी प्रेरणा होती है। तो आप ये बताइए, स्वाध्याय बनकर क्या करती है आप, कहाँ जाती है? देखिए, ये जो विकट परिस्थिति थी, उसमें संभलने का मौका मेरे इस अध्यात्म मार्ग ने ही दिया। अच्छा। अगर मैं घर में इस तरह रोती रहती तो मैं स्वयं को बदल नहीं सकती थी। अध्यात्म ने सिखाया है कि जो नीति है, जो कर्म है, उन कर्मों को तो भोगना ही है। और यह
संत समागम से मुझे यह हमेशा प्रेरणा मिलती रही। मैं बहुत बहुत उन संतों के, उन सतियों के आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। परिवार का आभार मानती हूँ मैं कि मुझे यह एक मार्ग चुनने में उन्होंने सहयोग दिया। और मैं लगभग 25-27 सालों से जा रही हूँ हर क्षेत्र में। मेरे साथ एक और बहन रहती है, हम 2 बहनें जाती हैं। मैं कहां से कहां तक बताऊं आपको। चेन्नई गई, बॉम्बे 3 बार आई मैं, चरनी रोड, पनवेल, ठाणा, वहां पर भी आई। उसके बाद राजस्थान में मैं सवाई माधोपुर गई, छत्तीसगढ़ में मैं कवर्धा गई, महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले की सारी डिस्ट्रिक्ट में, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के पूरे गांव, कोपरगांव, श्रीरामपुर, पाथर्डी, वर्णी, चांदवड़, इसके बाद इधर नागपुर, चंद्रपुर, बड़े बड़े क्षेत्रों में मुझे जाने का मौका लगा। मुझे पढ़ने में बहुत रुचि है। आज भी स्वयं एग्जाम दे रही हूँ, 70 साल की उम्र में भी मैं कभी विश्राम नहीं लिया इस क्षेत्र में। मैं जैन धर्म दर्शन जो चेन्नई से एग्जाम चलती है वो 14वीं एग्जाम दे रही हूँ, स्वयं पढ़ती हूँ और अन्य को भी पढ़ाने का कार्य करती हूँ। मुझे उसमें रुचि है। जब रुचि हो तो कोई भी मार्ग हमारे लिए संभव हो जाता है। और परिवार का सहयोग, मेरे बेटे, बहू, मेरी देरानियां मुझे बाहर निकलने में सहयोग देती हैं, पढ़ने में समय देती हैं, तो उनका तो आभार है ही। वो 70 साल नहीं है, 17 साल का आपका इतना लंबा अनुभव है। 17 साल की उम्र है। देखिए समय बहुत कम बचा और इतनी सारी बातें आपसे करनी थी, लेकिन जितना भी हमने किया बहुत अच्छा लगा। अब 2-3 लाइनों में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि समाज को सुधारने के लिए हमें कौन से स्टेप उठाने चाहिए। 2-3 स्टेप आप बता दीजिए। जैसे आपने एक बार कहा था कि शादियां दिन में होनी चाहिए, एक बार आपने मुझसे कहा था। समाज सुधार के कई कार्यक्रम हैं और मैं जहां तक, अब मान लीजिए अगर मैं अपने इससे निवृत्त होती हूँ तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि एक तो बच्चों को धार्मिक शिक्षण देने में, देखिए सावित्री जी, स्कूल में शिक्षा मिल सकती है, संस्कार नहीं मिलते। करेक्ट करेक्ट। तो संस्कार देने के लिए बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षण बहुत जरूरी है। मैं बहुओं को, बेटियों को, बच्चों को पढ़ाने का कार्य हमेशा करना चाहती हूँ। साथ ही साथ आज जो परिवारों में इतने डाइवोर्स के केस हो रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि लड़कियों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। इसमें लड़कियों की अपेक्षा भी माओं को समझाने की जरूरत है। और उन माओं को कि क्यों उनकी बच्चों की जिंदगी में हस्तक्षेप करती हो। रोज फोन करने की जरूरत नहीं है, बेटी को अपने घर में एडजस्ट होने दो। तो इस तरह मैं चाहती हूँ कि जगह जगह मैं महिलाओं को एकत्रित करके उन्हें इस प्रकार का मार्गदर्शन दूं, जिससे समाज में ये इतने घर बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, इनको मैं जोड़ने में कुछ अपना योगदान दे सकूं। साथ ही साथ जो ऐसी गलत अवधारणाएं हमारी या रूढ़ियां हैं, उन्हें तोड़ने के लिए भी कुछ अगर मैं कदम उठा सकती हूँ अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जैन समाज के लिए, तो मैं उसमें जरूर भाग लेकर के और कार्य करना चाहती हूँ। और परिवार का भी पूरा सहयोग है उस क्षेत्र में। अच्छा, विवाह में क्या सुधार चाहती आप? विवाह जो होते हमारे उनमें ये कोरोना कालीन विवाह अच्छे हो रहे हैं। 50 जो विवाह हो रहे हैं, आदर्श विवाह हो रहे हैं और हो ही रहे हैं। तो इसी ढंग से मैं ये नहीं कहती कि जिस तरह कोरोना में हो रहे हैं वैसे, परंतु फिर भी आदर्श विवाह हो, जो जितना बाहरी तामझाम में हम खर्चा करते हैं, उस खर्च को अगर हम कोई अच्छे कार्य के लिए सदुपयोग करें तो वो ज्यादा बेहतर कार्य हमारा होगा। तो ये संकल्पना लगभग सबके मन में अब आ भी रही है। शायद प्रकृति ने सिखा दिया है, प्रकृति ने हमें तैयार किया है। और हम भी महिलाएं अगर जुड़ जाएं इस क्षेत्र में तो जरूर ये कार्य हमारा आगे बढ़ सकता है। तो जरूर होना चाहिए ये। ऐसा बहुत अच्छा, बहुत सारी बातें आपसे सीखनी जैसी है और सीखना चाहिए। खूब सारी बातें करेंगे कभी मिल बैठकर। लेकिन बसंती जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई,
इतनी बढ़िया बातें आपने बताई, और हर महिला अगर आपको फॉलो करे तो ये समाज, ये देश पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि भगवान आपके सारे सपनों को पूरा करे। जो कुछ आपने सोचा है, जो करना चाहती हैं, वो जरूर आप कर सके। इसी विश्वास के साथ आइए मैं आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सावित्री जी, आपने मुझे याद किया, मुझे बुलाया, और ये तो कार्य कुछ भी नहीं है। कई महिलाएं हैं जो बहुत आगे कार्य कर रही हैं, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आप भी महिलाओं के लिए इतना कार्य करती हैं, तो हम आपसे भी प्रेरणा लेवें और कुछ अच्छे अच्छे कार्य करें। ये जरूर सबकी इच्छा है, और परिवार में सबको यही बात मैं समझाती भी हूँ, कहती भी हूँ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा।